हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास मैंने यहाँ पर स्टार्ट करी हुई है और आज आपकी थर्ड क्लास रहने वाली है। और ये जो क्लासेस है वो आपके एग्जाम्स के लिए मैंने स्पेशली रखी है, जो चंडीगढ़ का पीआरटी का है, टीजीटी का है, पीजीटी का है और जो एनटीटी की वैकेंसी आपकी रिलीज हुई है। और साथ ही अगर आप DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपके लिए यहाँ पर पीआरटी सेक्शन में पूछा जाता है। तो आपके किसी भी एग्जाम में अगर टीचिंग एप्टीट्यूड आता है तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट जो है वो क्रिएट कर दिया। जो भी न्यू व्यूअर है वो आप प्लेलिस्ट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के डायरेक्टली अपनी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। और आज जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है जो शिक्षण के सूत्र है, बेसिकली एक प्रिंसिपल्स आप इनको कह लो, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग कह लो, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं और आपसे यहाँ से सवाल जो है पूछे ही जाते हैं। तो आज की क्लास में ये कुछ 10 से 11 मैगजीम्स है टीचिंग्स के, जो सूत्र है उनको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज इस क्लास को। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें अगर मैगजीम्स ऑफ टीचिंग की, शिक्षण सूत्रों की अगर बात करें कि ये होते क्या है, उसके बाद हम मूव करेंगे जितने भी ये मैगजीम्स हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आप इनको कह सकते हो कि ये जो सूत्र है वो कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो किसी भी टीचर को यहाँ पर पता होनी चाहिए और आपके शिक्षण अधिगम को, आपकी जो टीचिंग लर्निंग है उसको प्रभावी बनाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। यानी कि किसी भी शिक्षक को अगर ये मैगजीम्स पता, अगर आप एक आइडियल टीचर हो, अगर आप एक अच्छे शिक्षक हो तो आपको इन सभी मैगजीम्स का बारे में पता होना चाहिए। और ये आपके टीचिंग लर्निंग को क्या बनाते हैं, इफेक्टिव बनाने का काम करते हैं, यानी कि आपके शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने का ये काम करते हैं। ठीक है, इनके बिना आपका शिक्षण अधिगम है वो अधूरा है, तो आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप कह सकते हो कि ये आप इनको कह सकते हो ये आपके लिए रूल्स का काम करते हैं, ये आपको गाइड करने का काम करते हैं, आपको दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। ठीक है, आपके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं जो किसी भी शिक्षक के लिए बहुत जरूरी होते हैं जब वो पढ़ा रहा हो। ठीक है, तो इतना यहाँ पे समझ में आया कि ये बहुत जरूरी चीजें होती है जब आप अपने शिक्षण को अगर प्रभावी ढंग से बच्चों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो आप एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं कि इन सभी के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान से इन्हें सुनना और पढ़ना है। नोट्स बना रहे हैं तो आप साथ के साथ जो मैं बोल रही हूँ वो आप लिखते हुए भी चल सकते हैं। सबसे पहला मैगजीम है नोन टू अननोन, यानी कि जो टीचिंग है वो कैसे होनी चाहिए, जो शिक्षण है वो आपका ज्ञात से अज्ञात की तरफ होना चाहिए। इसका क्या मतलब है ज्ञात से अज्ञात की तरफ, यानी कि बच्चों को पहले से चीजें आती है वहां से, और उसके बाद आपको उनको पढ़ाना है जो बच्चों को नहीं आता है। ऐसे आपको चलना है। ऐसे नहीं है कि बच्चों को जो चीजें नहीं आता आपने डायरेक्टली उनको थोप दी। जैसे अगर मान लो, मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू ये सारे मैगजीम्स जो है वो आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम अगर एडिशन पढ़ाते हैं या फिर हम अगर सब्ट्रैक्शंस हम पढ़ाते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, जमा घटा जिसको आप बोलते हो, है ना, जोड़ घटा जिसको आप बोलते हो, तो हम सबसे पहले बच्चों को बेसिक चीजें समझाते हैं। भाई हम एक डिजिट का बताते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पर 2 लिखा तो मैं यहाँ पर ऐसे करके पढ़ाती हूँ। ठीक है, ऐसे करके पढ़ाती हूँ। अगर सब्ट्रैक्शन भी करते हैं तो भी हम ऐसे करते हैं सब्ट्रैक्शन। हम कैरी वाला जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो यहाँ पर हो जाता है ना ऐसे 4 7 है और 5 2, अगर मैं इसको प्लस करूंगी तो ये कैरी वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो कैरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, पहले हम उसको सिंपल एडिशन कराते हैं, सिंपल सब्ट्रैक्शन कराते हैं, उसके बाद हम कैरी वाला कॉन्सेप्ट उनको कराते हैं। यानी कि पहले बच्चों को बेसिक साइन हम कराते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स के, उसके बाद हम फर्दर कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। तो हम कैसे चलेंगे, यहाँ पर नोन टू अननोन का कंसेप्ट बच्चे के सामने आपको रखना है। ठीक है, तो आपको ये सारे जो मैगजीन्स है वो अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आपका जो अधिगम शिक्षण है वो आपका प्रभावी होगा। नेक्स्ट है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि सरल से जटिल। जो शिक्षण है, जो टीचिंग है वो कैसा होना चाहिए, शिक्षण आपका सरल से जटिल, यानी कि आप पहले बच्चों के सामने सिंपल कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद आप अपने टीचिंग को एक जो है कॉम्प्लेक्स लेवल, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसकी जो जटिलता वो आप बढ़ा देंगे। यानी कि पहले आप सरल चीजें बच्चों के सामने रखेंगे और फिर बाद में जो कठिन कॉन्सेप्ट है वो बच्चों के सामने आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे अपने शिक्षण को जो है जारी रखेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम पहले बच्चों को क्या कराते हैं, भी बच्चों के सामने ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को पता होता है ना। ब्रीदिंग मतलब श्वसन का जो प्रोसेस है वो सबको पता होता है कि भाई हम ब्रीद करते हैं तो हम पहले ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर हम CO2 जो है वो हमारे शरीर से आती है, उसको हम ब्रीद आउट कर देते हैं। तो ये बेसिक चीजें जो बच्चों को पहले से पता होती है। ठीक है, बट सिंपल सी चीजें पहले से बताओ। ईटिंग का कॉन्सेप्ट बच्चों को पता होता है, लेकिन जब वही चीज हम कॉम्प्लेक्सिटी में जाते हैं, जब हम जटिलता में जाते हैं, तो हम पूरा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर पढ़ते हैं।
रेस्पिरेटरी सिस्टम हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है, श्वसन प्रणाली हम इसको पढ़ते हैं। तो जब तक आपको ये ब्रीदिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करते हैं, उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने में। हालांकि इसमें और डिटेल में चीजें चली जाती है, जैसे अगर आप साइंस से हो तो आपको पता होगा जिसमें ब्रंक्यूल्स वगैरह होते हैं, एल्वियोली होता है, वो चीजें सारी डीप में। तो डीप में आप तभी तो जाएंगे जब आपको ये बेसिक चीजें यहाँ पर पता होगी, ठीक है। तो शिक्षण आपको कैसा होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि आप पहले सरल चीजें बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद आप चीजों को एक हार्ड लेवल तक लेकर के जा सकते हो। नेक्स्ट जो मैगजीम है वो है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि आप पहले बच्चों, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट को मैं बहुत बार आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, हो सकता है आपने मेरी क्लासेस अगर पहले ली है तो आपने समझ लिया होगा। कंक्रीट चीजें वो चीजें होती है जो आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे अगर ये पेन की बात करूं तो ये मेरे सामने प्रेजेंट है, मैं इसको छू सकती हूँ, मैं इसको महसूस कर सकती हूँ, तो ये क्या है, ये आपका कंक्रीट ऑब्जेक्ट है। और एब्स्ट्रैक्ट वो चीजें होती है जो आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती, जो आपके दिमाग में हाइपोथेटिकली चलती रहती है, जिसके बारे में आप कल्पना कर सकते हो, वो चीजें एब्स्ट्रैक्ट होती है। तो ऑब्वियसली बात है, आपका शिक्षण कैसा होना चाहिए, आपका शिक्षण कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कि बच्चे पहले उस चीज को फील करें, पहले उसका ऑब्जर्वेशन करें, खुद से उसको करके देखेंगे, बाद में हम उसको एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जो है वो पढ़ा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर चलती हूँ कि मैं मान लो यहाँ पर कंक्रीट से, जैसे मैंने मान लो अगर मेरे को एडिशन सिखानी है, तो सबसे पहले अगर आपने स्टार्टिंग में देखा होगा ना, या फिर अगर आपने पढ़ाया हो कभी भी, तो हम जब बच्चों को, छोटे बच्चों को जब हम एडिशन करना सिखाते हैं तो हम कैसे करवाते हैं एडिशन, हम करवाते हैं ऐसे, 2 फूल हमने बना दिया, ठीक है, और ऐसे, फिर उसके बाद क्या करती हूँ मैं कि मैंने 4 जो है टॉफियाँ यहाँ पर बना दी, ठीक है। अब ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, तो फिर क्या करेंगे, हम उनको कहेंगे कि आप इनको जोड़ के बताओ, तो बच्चा ऐसे ही तो करता है, 1 2 3 4, फिर यहाँ पर 4 लिखेगा, ऐसे ही तो करता है। यानी कि बच्चा जो है पहले कंक्रीट चीजों से सीखता है। अगर अगर आपने छोटे छोटे पत्थर दे दिए बच्चों को, छोटे छोटे अगर आपने कुछ भी दे दिया, ऐसा मटेरियल जो आपके सामने प्रेजेंट हो, तो आप कहेंगे कि आप इनको काउंट करके बताओ, तो बच्चा पहले उस चीज को क्या करता है, जनरलाइज करता है, पहले उस चीज से सीखता है, और बाद में बच्चा अगर बड़ा हो गया, जैसे बच्चे ने सारी चीजें कर ली है, फिर अगर आप उनसे मन में पूछोगे बताओ 12 + 13 कितने होते हैं, तो वो जब तक इस चीज से नहीं गुजरेगा, वो बाद में अपने दिमाग में चीजें करके नहीं बता सकता। इसलिए आपकी जो टीचिंग है वो कैसी होनी चाहिए, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए, यानी कि मूर्त से अमूर्त होनी चाहिए। ये चीज समझ में आया। नेक्स्ट जो मैगजीम, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर नेक्स्ट जो है आपका वो है पार्टिकुलर टू जनरल, और पार्टिकुलर की जगह आपको स्पेसिफिक भी लिखा यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। स्पेसिफिक टू जनरल कह लो या फिर पार्टिकुलर टू जनरल कह लो, वो सेम चीज है, जिसका मतलब है कि शिक्षण आपका कैसा होना चाहिए, शिक्षण होना चाहिए विशिष्ट से सामान्य की ओर। यानी कि आप पहले क्या करते हो, आप पहले विशिष्ट से सामान्य कुछ ऐसे आप कर सकते हो कि आप पहले बच्चों को एग्जाम्पल्स के थ्रू कराएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने सीधा उनको रूल थोप दिए कि भाई ये रूल्स आप इनको लर्न कर लो, पहले आप कुछ एग्जाम्पल पेश करके बताते हो, फिर बताते हो कि ये आपने एग्जाम्पल सोल्व करे तो ये आपका एक रूल है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझेंगे। पार्टिकुलर यानी स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, ये आपका कुछ इंडक्शन टू डिडक्शन की तरह ही होता है। अगर आपने इंडक्शन पढ़ा, अगर आपने डिडक्शन पढ़ा है, जो कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपने पढ़ा ही होगा, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर की अगर हम बात करें तो आप कैसे कर सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं बच्चे के सामने एक चीज रखती हूँ कि मैं उनको ये कहूँ कि भाई बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो कहेंगे 1 होता है। मैं कहूँ कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, वो कहेंगे 9 होता है। मैं कहूँ 7 का स्क्वायर कितना होता है, वो कहेंगे 49 होता है, ठीक है। मैं ऐसे ही कहूँ कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, वो कहेंगे 25 होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले पर्टिकुलर चीजों की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उनको क्या बताऊंगी कि इस चीज से आप क्या सीखे हो। इस चीज से हम ये सीखे हैं कि जितने भी ओड नंबर है, जब हम उनका स्क्वायर करते हैं तो वो भी क्या आता है, वो भी ओड नंबर आता है। यानी कि यहाँ पर मेरा जनरल चीज क्या होगी कि जब हम जितने भी ओड नंबर हैं उनका जब स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आता है, वो ओड आता है। ये हो गया है जनरलाइजेशन, ठीक है। ये हो गया सामान्यकरण। लेकिन ये मैंने कब बताया है, ये मैंने बताया है जब मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बच्चों के सामने प्रेजेंट करे। वो होता है कि पहले आप एग्जाम्पल पेश करो, उसके बाद आप रूल बताओ, उसके बाद आप फैक्ट्स को जनरलाइज करिए, ये होता है, ठीक है। ये है इसका मतलब। ये नहीं है कि मैं पहले ही कह दूं, मैंने ये सब नहीं करवाया और मैं पहले ही कह दूं कि भाई जितने भी ओड नंबर होते हैं उनका स्क्वायर आप करोगे तो ओड ही आता है। इवन नंबर का अगर स्क्वायर करोगे तो आपका इवन नंबर ही आता है।
वो आपका फिर क्या हो जाएगा कि मैंने पहले ही रूल बता दिए और बाद में मैं उनको फिर करके दिखाऊं, तो वो होता है। और ये सेम चीज है वो आपका इंडक्शन टू डिडक्शन वाला। इंडक्शन मतलब क्या होता है, जब आप एग्जाम्पल टू रूल जाते हो, पहले आप एग्जाम्पल बताते हो फिर आप रूल बताते हो। और डिडक्शन का मतलब क्या होता है कि पहले आप रूल बता रहे हो, बाद में फिर आप एग्जाम्पल से उस रूल को वेरीफाई कर रहे हो। ठीक है, तो आपका जो शिक्षण है वो कैसा होना चाहिए, पार्टिकुलर टू जनरल। पहले आप कुछ एग्जाम्पल्स पेश करिए, उसके बाद आप जनरलाइज करिए कि आप कहना क्या चाहते हो। ठीक है, तो ये आपका एक शिक्षण का सिद्धांत, सॉरी क्या है, सिद्धांत ये, हाँ ठीक है, सूत्र है। नेक्स्ट है एनालिसिस टू सिंथेसिस, जिसको आप पार्ट्स टू होल भी बोलते हो, मतलब संश्लेषण, संश्लेषण से विश्लेषण। ठीक है, एनालाइज का मतलब होता है यहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को पहले क्या करते हो, ब्रेक डाउन करते हो, किसमें, पार्ट्स में। ठीक है, पहले आप अपनी समस्या को पार्ट्स में सॉल्व करते हो और फिर जो आप उस चीज से समझे हो उन पार्ट्स को फिर वापस से आप किसमें क्या करते हो, वापस से उसका सिंथेसिस करते हो। ठीक है, जैसे मान लो ये आपकी कोई प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आपने पार्ट्स में तोड़ के पहले क्या कर लिया, एनालाइज कर लिया। ठीक है, एनालाइज किया, एनालाइज करके आपको चीजें समझ में आई, फिर आप इन पार्ट्स को क्या करते हो, मर्ज कर देते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सिंथेसिस हो गया। ठीक है, जिसको आप विश्लेषण बोलते हो। चीजें समझ में आई, ये आपका क्या है, ये आपका संश्लेषण है। यानी कि आपने पहले समस्या को पार्ट्स में तोड़ा, पहले आप अपनी प्रॉब्लम्स को पार्ट्स में तोड़ते हो, उसके बाद आप उस प्रॉब्लम को क्या करते हो, होल करते हो, यानी कि उसको इकट्ठा करते हो, उसको ज्वाइंट रूप में उसको सॉल्व करते हो। ठीक है, तो आपका टीचिंग कैसा होना चाहिए, एनालिसिस टू सिंथेसिस होना चाहिए। इतना ऐसा समझ में आया। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी आपसे जब इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस आपसे अगर दिया जाता है, तो पहले आप क्या करते हो, अगर आपको पता है भाई क्या वर्ब होता है, क्या नाउन होता है, क्या जो है कंजक्शन होता है, क्या सारी चीजें होती है, तो आप उसको पार्ट्स में तोड़ करके आराम से निकाल सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वो इसी का एग्जांपल है। नेक्स्ट है एम्पेरिकल टू रैशनल, यानी कि आपका शिक्षण कैसा होना चाहिए, अनुभवजन्य से तर्क संगत होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एम्पेरिकल की अगर मैं बात करूं, एम्पेरिकल का मतलब होता है जब बच्चा खुद से ऑब्जर्व करते हुए सीखता है। बच्चा सबसे पहले ऑब्जर्व करेगा, अवलोकन करेगा, अनुभव लेगा उस चीज का, और बाद में आप टीचर का क्या काम क्या हो जाता है कि बच्चे ने जो अनुभव किया है उसमें आप रीजन प्रोवाइड करेंगे, उसमें आप उसका आप तर्क प्रोवाइड करेंगे कि अगर ये चीज हो रही है तो वो इस वजह से हो रही है। ठीक है, जैसे भाई आप स्टार्टिंग में जो बच्चे वो देखते आ रहे होते हैं कि जब हम पानी को जो है लाइक अगर जब सर्दी होती है, बहुत ही माइनस टेम्परेचर होता है, तो पानी बर्फ जम जाता है, फ्रिज में रखते हैं तो वो बर्फ जम जाता है, और बहुत एक्सट्रीम गर्मी होती है तो पानी आपका वेपोराइज हो जाता है, इनकी उड़ जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीजें हम बहुत स्टार्टिंग से जो है बच्चा देखते हुए आता है। लेकिन जब क्लास में उसका ये कॉन्सेप्ट आता है, क्लास में जब उसका एक कॉन्सेप्ट आता है, तो टीचर क्या करेगा, वो एम्पेरिकल क्या है कि बच्चा पहले से वो चीज देखता आ रहा है कि पानी बर्फ बन जाता है, पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अब टीचर का काम क्या है, टीचर करेगा उसके पीछे एक लॉजिक देगा बच्चे को कि बच्चों आपने ये देखा कि पानी जम तो जा रहा है, पानी जो है स्टीम में तो कन्वर्ट हो जा रहा है, बट उसके पीछे का रीजनिंग बच्चे को नहीं पता। ये रीजनिंग बताने का काम किसका होता है, ये रीजनिंग फिर शिक्षक यहाँ पर बताएगा, टीचर बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि भाई बर्फ जम रहा है तो जो तापमान है, जो टेम्परेचर है वो डाउन जा रहा है तो वो बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये जितना भी जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा बताया जाएगा, वो टीचर के द्वारा, जो कि क्या है, तर्क संगत। यानी कि बच्चों ने पहले अनुभव किया है, बच्चों ने पहले ऑब्जर्व किया, और उस ऑब्जर्वेशन के पीछे फिर हम क्या करेंगे, फिर हम रीजन बताएंगे बच्चों को। ठीक है, तो टीचिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, बच्चे पहले एक्सपीरियंस करेंगे और उसके बाद आप उसका लॉजिक बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका 7 नंबर, वो है इंडक्शन टू डिडक्शन, यानी कि आगमन से निगमन, जो मैंने आपके साथ ये बताया था पार्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, इंडक्शन का मतलब होता है, अगर आपने ये पढ़ा हो, सीटा टेस्ट अगर दिया है या फिर कोई भी टेट एग्जाम दिया है, तो इंडक्शन का मतलब होता है आगमन विधि, और ये आपका एग्जाम्पल टू रूल होता है। यानी कि पहले आप बच्चों के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल रखते हो, फिर आप रूल बताते हो इन जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि जितने भी ओड का जब मैं स्क्वायर करती हूँ तो वो ओड आता है, तो पहले इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे एग्जाम्पल रखूंगी। एग्जाम्पल रखने के बाद मैं बच्चों से खुद पूछूंगी कि बताओ आपको क्या दिखाई दे रहा है। बच्चे कहेंगे कि हम ओड का अगर करते जा रहे तो ओड ही आ रहा है, यानी कि फिर रूल क्या हो गया कि जितने भी ओड का हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होता है, वो ओड ही आएगा। तो ये इंडक्शन है। और डिडक्शन मेथड होता है इससे जस्ट उल्टा। डिडक्शन मेथड वो मेथड होता है जब हम पहले बच्चों को रूल थोप देते हैं और उसके बाद हम एग्जाम्पल से उन रूल को वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर बच्चे खुद ही रूल बना रहे हैं, खुद से हैंड ऑन कर रहे हैं, सारी चीजें खुद से करके देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने बच्चों को ऑलरेडी पहले ही रूल बता दिया कि भाई जितने भी
इवन नंबर्स है उनका स्क्वायर इवन होता है, जितने भी ओड नंबर है उनका स्क्वायर ओड होता है। बाद में फिर एग्जांपल से हम उसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिडक्शन है। तो आपकी जो टीचिंग है वो इंडक्शन टू डिडक्शन होनी चाहिए, यानी कि आप पहले एग्जांपल देंगे और फिर बाद में आप रूल बताने का काम करेंगे। इससे बच्चे को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। बहुत ही इजी है ये, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक से तार्किक। इसका मतलब ये है कि बच्चे की जो साइकोलॉजिकल स्टेट है वो आपको एज ए टीचर पता होनी चाहिए। बच्चे किस लेवल के हैं, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, वो हर प्रकार की बच्चे के लिए आप किस प्रकार से जो कंटेंट है वो बनाएंगे ताकि उनको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये सब क्या है साइकोलॉजी। और लॉजिकल का मतलब ये है कि आपके पास कंटेंट तो है, बढ़िया कंटेंट है, लेकिन आप उसको एक सीक्वेंस में उनके सामने रखेंगे ताकि वो अच्छे से समझ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कैसे भी कहीं भी फॉर्म में उसको रख दिया था, उनको कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर से जा रहा है। आपको एज ए टीचर पता होनी चाहिए आपके बच्चे का मेंटल माइंड कितना है, वो कितना ग्रहण कर सकते हैं, किस लेवल तक पढ़ सकते हैं, क्या उनकी उम्र है, क्या उनका स्टेट है, कितनी उनकी फिजिकल डेवलपमेंट है, सारी चीजें। और साथ ही आप अपने कंटेंट को लॉजिकली भी प्रेजेंट करते हो। ये सिंपल सा है, ठीक है। फिर है होल टू पार्ट यानी कि संपूर्ण से अंश, ठीक है। संपूर्ण से अंश का मतलब होता है कि आप अपनी समस्या को पहले क्या देखते हो, एज ए होल देखते हो। और एज ए होल देखते हो तो आपको दिमाग में अगर आ रहा है, अगर स्टक कर रहा है, तो गेस्टाल्टवाद में भी यही आपका मेन फंडा है। गेस्टाल्टिज्म वालों का, जो भी साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि हमारी जो समस्या है सबसे पहले हम उसको एज ए होल देखते हैं और फिर बाद में हम उसको टुकड़ों में सॉल्व करते हैं। मान लो अगर आपसे पूछा जाए पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो पार्ट्स ऑफ प्लांट करने से पहले आप पहले पूरे पेड़ को कंप्लीट फॉर्म में देखते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि आप सबसे पहले उसकी सिर्फ पत्ती देखोगे या फिर उसका सिर्फ उसका स्टेम पार्ट देखोगे या फिर उसकी सिर्फ ब्रांचेस देखोगे। पहले आप उस पेड़ को एज ए होल देखोगे। एज ए होल देखने के बाद फिर आप बताएंगे कि ये उसका रूट पार्ट है, ये उसका स्टेम पार्ट है, ये उसका फ्रूट पार्ट है, जो भी है, ठीक है। तो आपकी समस्या को पहले आप एज ए होल देखते हो और फिर बाद में उसको पार्ट्स में सॉल्व करते हो, ठीक है। तो ये आपका होल टू पार्ट आ गया। नेक्स्ट है डेफिनेट टू इनडेफिनेट यानी कि निश्चित से अनिश्चित की ओर। इसका मतलब ये है कि इनडेफिनेट चीज वो होती है जो एज ए टीचर आप तो कर सकते हो, अनिश्चित चीज वो होती है जो एज ए टीचर आप तो कर सकते हो, लेकिन आपके बच्चे उस लेवल के नहीं है। आप उनको पहले डेफिनेट चीज कराएंगे, यानी कि ऐसी चीज कराएंगे जिसके बारे में वो पहले से क्या है जानते हैं। जैसे अगर मैं बच्चों को करा रही हूँ तो सबसे पहले मैं उनको ग्रामर के रूल कराऊंगी, जितने भी रूल है सारे टेंस वगैरह उनको कराऊंगी। बाद में तो मैं उनसे एरर निकलवाऊंगी, है ना। बाद में ही तो मैं उनसे जितना भी, जैसे आता है आपके पेपर में कि आप इसमें से एरर निकालो, ए पार्ट में कन्वर्ट कर देते सेंटेंस को, फिर बी पार्ट में कर देते, फिर सी में, फिर डी में, बताओ किस में एरर है। ये एरर आप तभी तो सॉल्व कर सकते हो जब आप यहाँ पर रूल्स को पढ़ेंगे, आप टेंसेस वगैरह पढ़ेंगे, जब आप डेफिनेट चीज़ों को पढ़ेंगे तभी तो आप ये पार्ट को सोल्व कर पाएंगे। तो आपकी टीचिंग कैसी होनी चाहिए, डेफिनेट टू इनडेफिनेट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट नंबर 11 नंबर, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यानी कि जो शिक्षण है वो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप बच्चों को पहले वो चीजें पढ़ाएंगे जो उनके सामने है, ठीक है। उसके बाद आप इनडायरेक्ट चीजों को पढ़ाएंगे, बिकॉज इनडायरेक्ट आप तो कर सकते हो लेकिन बच्चे नहीं कर सकते। मान लो मुझे एसिड का कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाना है, एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, ठीक है। अगर मुझे एसिड का कॉन्सेप्ट समझाना है तो ये नहीं है कि मैं क्लासरूम में सीधे जाऊंगी और उनको चेप दूंगी, भैया एसिड का ये डेफिनेशन है, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं, ये एसिड होता है, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है, लिख लो रट लो। पहले मैं क्या करूंगी, मैं ऐसी चीजों का एग्जाम्पल दूंगी जो उनके लिए डायरेक्ट है। मैं उनसे क्या कह सकती हूँ, भाई आप लोगों ने दही खाया है, कर्ड आप लोगों ने खाया है, वो खट्टा होता है, क्यों होता है वो खट्टा, नींबू खट्टा क्यों होता है, संतरा खट्टी क्यों होती है। तो इतने सारे ढेर सारी चीजें, जो सेब होता है वो खट्टा होता है, तो इतने सारे एग्जाम्पल्स मैं उनको दे करके पूछूंगी ऐसा क्यों होता है। फिर मैं उनको बताऊंगी कि इनके अंदर जो है एक एसिड प्रेजेंट होता है जो इनको खट्टा बनाता है, और फिर मैं उनको एक एसिड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगी। यानी कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चीजों की तरफ बढ़ेंगे। जो चीजें उन्होंने पहले एक्सपीरियंस किया, जो चीजें उन्होंने उनके सामने पहले से जो है डायरेक्ट है, वहां से फिर मैं ऐसी चीजों की तरफ बढ़ूंगी जो उनके लिए सीखना जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ मैगजीन्स थे, 11 मैगजीन्स थे, इतने ही हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक जरूर करिएगा अगर पसंद आती है, और शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।